हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यूपी टेट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक प्रॉपर समय से पहुँच सके। हर भाई हर बहन का ये काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बताइएगा, टाइटन जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बताइएगा, वरुण का, बुध का, शनि का, शुक्र का? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। दूसरा प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन किसने दिया? बताइएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? बताइएगा, हेमवंती नंदन बहुगुणा और सुंदरलाल बहुगुणा, है ना? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। चिपको आंदोलन किसने दिया? बताइएगा, चिपको आंदोलन संबंधित किससे था? चिपको आंदोलन दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन क्या था? वृक्षों को काटा जा रहा था और सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन शुरू किया। लोग बाग इसमें क्या करते थे? वृक्ष को काटने नहीं देते थे और वृक्ष से चिपक जाते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए वर्ष 1973 में, आपसे वर्ष पूछा जाए कब दिया गया था? 1973 में। ये अगला प्रश्न बन गया आपका। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य से शुरू हुए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसमें लोग पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा करते। पेड़ से लोग क्या करते थे? इससे लिपट जाते थे और उनकी रक्षा करते थे, इसीलिए इसको आंदोलन का नाम दिया गया चिपको आंदोलन। ग्रीन मफलर संबंधित है? बताइएगा, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से? किससे संबंधित है? बताइएगा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ना? हाईवे के किनारे आप देखेंगे पेड़ लगे रहते हैं, है ना? जो एक रोड इधर है, एक इधर है, ये बीच में डिवाइडर होता है, यहाँ कई सारे वृक्ष लगे होते हैं। ये वृक्ष इसीलिए लगाए जाते हैं, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ये एब्जॉर्ब कर ले, है ना? इसीलिए ग्रीन मफलर को यही क्या? ग्रीन मफलर, इसी का नाम क्या? ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण से घनी आबादी या सड़कों के किनारे 4-6 कतारों में पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकों को ग्रीन मफलर कहा गया, है ना? ग्रीन मफलर कहा गया। ये क्या करता है? पेड़ जो होते हैं ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं? ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न देखिएगा, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? बताइएगा, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है? बताइएगा कौन सत्य नहीं है? बताइएगा। कौन सत्य नहीं है आपको ये बताना है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है, यह मीथेन को उत्सर्जन नहीं करता है। यह नीली ज्वाला गैस जो होती है एलपीजी का नीली ज्वाला वाली होती है, यह उच्च ऊष्मीय मान की होती है, यह स्वच्छ ईंधन है, यह एक कैसा है? स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है ना? ना कि मीथेन उत्सर्जन करने वाली, ना कि ये मीथेन को उत्सर्जन करती है। यह कैसा है? प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है। एलपीजी क्या होते हैं? इन्हीं का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न देखिएगा,
एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 और 175। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा जल्दी से जल्दी। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है, जबकि नवजात शिशु की अवस्था में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 300। आपसे पूछी जाए नवजात शिशु की अवस्था में कितनी होती हैं? 300 के लगभग होती है, कि लगभग 300। अगला प्रश्न देखिए, फूलों की घाटी अब स्थित है, बताइएगा फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, कहाँ पर स्थित है बताइएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, कहाँ पर स्थित है बताइएगा जल्दी से जल्दी। फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में। आपसे पूछा जाए ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पर? चमोली जिले में। चमोली जिले में कहां पर है? चमोली जिले में। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा लग रहा है। जो भी प्रश्न आपको डाउट लगता है आप कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में आपको बेहतर कंटेंट हम दे सके। आप बताइएगा कमेंट में किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? जर्मनी है ना, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूएसआर रूस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? रूस से, है ना। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए, है ना। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? किसके संविधान से लिए गए बताइएगा? रूस के संविधान से लिए गए। संविधान चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा पेपर में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बन जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण, है ना, आसवन, किण्वन और है ना, स्टेरिलाइजेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किण्वन, है ना। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। किण्वन प्रक्रिया, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? कई बार एग्जाम में पूछा गया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, बताइएगा 1960 में, है ना, 1962 में, 1972 में, 1975 में। कब पारित किया गया वन जीव सुरक्षा अधिनियम? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, है ना, डीएनए, आरएनए। बताइएगा डीएनए होगा नहीं होगा? आरएनए होगा? आरएनए होगा नहीं होगा? डीएनए होगा नहीं होगा? एटीपी नहीं होगा। एटीपी क्या है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य के प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा। अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। बताइएगा कहां पर स्थित है? ये है राजस्थान में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाए राजस्थान में कहां पर स्थित है? अलवर में। कहां पर स्थित है? अलवर में। ये भी पूछ सकता है, राजस्थान न देकर अलवर दे देगा, 2-3 जिलों के नाम दे देगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा,
है ना। तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से बहने वाली नदी को भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी से के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये इंपॉर्टेंट है। माजुली किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कई बार पूछा गया ये माजुली। अगला प्रश्न देखिएगा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। बताइए कहां पर स्थित है कोटोपैक्सी? कोटोपैक्सी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है बताइएगा, है ना। सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। बताइएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंडीज में। कहां पर स्थित है? एंडीज में। गंगा नदी निकलती है बताइएगा अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाप ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी निकलती है बताइएगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमानी के गौमुख, इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है? गंगोत्री कहां से निकलती है? गौमुख, कई बार पूछा गया। गौमुख, है ना, गौमुख के पास से निकलती है। ऐसे शुरुआत में भागीरथी कहा गया। क्या कहा गया? शुरू में क्या कहा जाता था इसे? शुरू में इस नदी को कहा जाता है भागीरथी। जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा उनको पता होगा। भागीरथी, भागीरथी कहा जाता था, है ना। देवप्रयाग में अलकनंदा के नाम से, है ना, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा कहलाती है ना। गंगा कब कहलाई? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती थी, तभी इसको कहा गया गंगा नदी। क्या कहा गया? गंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, WWF से आशय है बताइएगा वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड एंड वर्ल्ड वॉच फंड। बताइएगा क्या WF है? WWF क्या है? WWF क्या? वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया? क्या आ गया? ठीक है, अगला देखिएगा, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। ये किससे संबंधित है? वन्य जीव कोष से संबंधित है। विश्व वन्य जीव से कोष है ये। क्या है? विश्व वन्य जीव कोष। हिंदी में पूरा नाम क्या है? विश्व वन्य जीव कोष। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। कहां पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। WWF का मुख्यालय कहां पर है ना। WWF का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइएगा? आपका आंसर होगा ग्लैंड, है ना। कहां पर स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सी हानिकारक है? कौन सी अधिक हानिकारक है? UVC। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है। UVC क्या होती है? सबसे अधिक हानिकारक। हालांकि ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण कर लिए जाने के कारण यह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है ना। ओजोन परत है वो क्या कर लेती है? इन किरणों का अवशोषण कर लेती है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइएगा पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ना। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। बताइएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुष्कर मेला। मेलाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। मेलाओं से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। बताइएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहां पर है ये पुष्कर मेला? पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? अजमेर में आयोजित होता है ना। प्रसिद्ध पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नामक पवित्र स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, जो विशेष रूप से ऊंटों के व्यापार और सांस्कृतिक उत्सव के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है ना। किसके व्यापार के लिए? ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर आयोजित होता है पुष्कर मेला? अजमेर, राजस्थान। अगला ऑप्शन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में, है ना, जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया?
20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन, है ना, जो जन गण मन को है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जो कितने समय में गायन होता है इसका समय में कितने समय में गायन होता है? कई बार पेपर में पूछा गया है, 52 सेकंड में। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। अगला प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है ना। कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में घुलने से क्या होता है? पानी अम्लीय हो जाता है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। SO2 गैस जब वर्षा के पानी में मिलती है ना, जो वर्षा का पानी है उसमें मिल जाती है तो क्या हो जाता है? ये अम्लीय बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्लीय बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो मथुरा की रिफाइनरी है वहां से SO2 गैस अधिक मात्रा में निकलती है और वर्षा के पानी में क्या होती है? मिल जाती है और कैसे अम्लीय बना देती है। अम्लीय बनने के कारण आगरा में स्थित ताजमहल का रंग क्या होता है? आगरा में स्थित ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, इसी के कारण होता है। अगला देखिएगा, संविधान सभा के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? बताइएगा, है ना, किस में किए गए? है ना, 9 में, 6 में, तीसरे में और चौथे में। बताइएगा संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया? कौन से भाग में प्रावधान किया गया? बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइएगा जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 9वें भाग में किया गया। कौन से भाग में किया गया? 9वें भाग में किया गया। अगला देखिएगा, है ना, भारतीय संविधान के 9वें भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243। यदि अनुच्छेद पूछा जाता, अनुच्छेद पूछेगा तो कौन से अनुच्छेद में है? 243। और 11वीं अनुसूची पूछी जाए तो 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा कहां पर स्थित है? पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। कहां पर स्थित है? बताइएगा जल्दी से जल्दी, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, है ना, कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है। 23.5 डिग्री कहाँ है? उत्तर की ओर। किससे? भूमध्य रेखा से, है ना, भूमध्य रेखा से कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न, मकर रेखा का अक्षांशी मान है ना। अब मकर रेखा का अक्षांशी मान क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी में, है ना, दक्षिण में होता है। और उत्तर की में क्या होता है? उत्तरी पूछा, उत्तर में क्या होता है? उत्तर में होती है कर्क रेखा। उत्तर में क्या होती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? बताइएगा कौन सा महाद्वीप है ना। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? बताइएगा जल्दी से जल्दी। है ना, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है। नर्मदा नदी, गंगा नदी, माही नदी, सरस्वती नदी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? नर्मदा नदी, गंगा नदी, माही नदी और साबरमती, है ना, साबरमती नदी। बताइए कौन सी है?
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में उत्तर की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। यह नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। फिर गुजरात में दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस घुमाव के कारण यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बताइएगा, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को, किसको अब? मकर रेखा को 2 बार काटती है। बताइएगा, अफ्रीका की कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी और है ना जाम्बेसी नदी। जाम्बेसी नदी बताइए कौन सा है? कांगो, लिम्पोपो, नील नदी, जाम्बेसी नदी, है ना। लिम्पोपो नदी जो होती है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका से निकलती है और हिंद महासागर में गिरने से पहले मकर रेखा को 2 बार पार कर जाती है। 2 बार पार करती है। अब आपसे यही पूछा जाए, कांगो जो नदी है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। कई बार पेपर में आया, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती? तो आंसर होगा कांगो नदी। अफ्रीका की प्रसिद्ध कांगो नदी, यही प्रश्न आ गया। अफ्रीका की प्रसिद्ध कांगो नदी किस भौगोलिक रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच। बताइएगा, तो भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है अफ्रीका की प्रसिद्ध नदी कांगो नदी। अगला प्रश्न है ना, देखिएगा ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे कौन सी? भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या होती है? कर्क रेखा। और इससे ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी उत्तर की ओर कौन सी रेखा होती है? आकार्तिक वृत्त बनते हैं। कौन सा वृत्त बनता है? आकार्तिक वृत्त बनता है। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है मकर रेखा, है ना। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर कौन सी? अंटार्कटिक वृत्त बनता है। कौन सा? अंटार्कटिक वृत्त। ये याद रखिएगा, है ना। कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, है ना। आपसे पूछा जाए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से, है ना, कितने राज्यों से होकर जाती है? भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच सके।